नमस्कार और आज की इस विशेष पड़ताल में स्वागत है। हमारे सामने है 17 सितंबर 2025 के द हिंदू एनालिसिस पर आधारित कुछ नोट्स का संकलन। इसमें भारत से जुड़े कई अहम और कह सकते हैं दिलचस्प पहलू उजागर होते हैं। पर्यावरण और आपदा की चुनौतियों से लेकर संविधान की पेचीदा बहसों तक और हाँ, आर्थिक सुधारों से लेकर सामाजिक सरोकारों तक। हमारा इरादा है कि इन स्रोतों की गहराई में उतरें और उनमें छिपे सबसे जरूरी ज्ञान और नई सोच को बाहर निकालें। ये समझने की कोशिश करें कि आज भारत किन मोर्चों पर है, क्या नए रास्ते तलाश रहा है। तो चलिए इस जानकारी के भंडार को थोड़ा खंगालते हैं और देखते हैं कि आज के विश्लेषण में क्या खास है। एक दिलचस्प बात जो शायद इन सभी मुद्दों में उभर कर आएगी वो ये है कि अलग-अलग ज़रूरतों और दबावों के बीच एक तरह से संतुलन साधने की कोशिश। देखते हैं ये कैसे सामने आता है। शुरुआत करते हैं उन मुद्दों से जो सीधे तौर पर हमारे पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से जुड़े हैं। पहली नज़र डालते हैं भारत में अचानक आने वाली बाढ़ पर, फ्लैश फ्लड्स जिन्हें कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि खासकर हिमालयी राज्यों और नॉर्थ ईस्ट में हाल के सालों में ये घटनाएं बढ़ी हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की 2020 की एक रिपोर्ट का जिक्र है जो बताती है कि पिछले 60 सालों में बहुत ज़्यादा बारिश की घटनाओं में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। बिल्कुल। और नोट्स में उत्तराखंड 2013 और हिमाचल प्रदेश 2023 की वो विनाशकारी बाढ़ के उदाहरण भी दिए गए हैं। हमने देखा कि उनमें जान माल का कितना भारी नुकसान हुआ। यहाँ बात और गहरी हो जाती है। स्रोत इसके पीछे क्या कारण बता रहे हैं? क्या ये सिर्फ बदलता मौसम है, मतलब क्लाइमेट चेंज? ये एक बहुत अहम सवाल उठाया आपने। दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन और अनियमित बारिश का नतीजा नहीं है। बेशक ये बड़े कारक हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत इशारा करते हैं अनियोजित शहरीकरण की तरफ। अच्छा, मतलब पहाड़ों में जो बिना प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हाँ, जिस तरह पहाड़ों में बिना सोचे समझे निर्माण हो रहा है, साथ ही हिमालयी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के 2008 में गाइडलाइंस आई थी, उनका जमीनी स्तर पर ठीक से लागू न होना भी बड़े कारण बताए गए हैं। ऐसा लगता है कि हमने शायद चेतावनियों को थोड़ा नजरअंदाज किया है। और एक पहलू है जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। 2017 की CAG रिपोर्ट का जिक्र है इसमें। उसके अनुसार कई राज्यों ने आपदा प्रबंधन के लिए जो फंड मिला था उसका सही इस्तेमाल ही नहीं किया या उसे दूसरे कामों में लगा दिया। ओह, तो समस्या सिर्फ प्रकृति की नहीं, हमारी योजनाओं और उनके अमल की भी है। बिल्कुल। तो समाधान के तौर पर स्रोत कई दिशाओं में सोचने को कहते हैं, जैसे IMD और ISRO के सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना, स्थानीय समुदायों को जागरूक करना, उन्हें तैयार करना, कंस्ट्रक्शन में मतलब पर्यावरण के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता बरतना, और सबसे जरूरी CAG की जो सिफारिशें थीं उनके मुताबिक फंड के इस्तेमाल की कड़ी निगरानी करना। ये वाकई एक बहुआयामी चुनौती है जिसके लिए मिले जुले प्रयासों की जरूरत होगी। पर्यावरण की ये चुनौतियां सिर्फ जमीन और पानी तक ही सीमित नहीं है। इनका सीधा असर तो लोगों की सेहत पर भी पड़ता है और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी स्रोत कुछ गंभीर चिंताएं उजागर करते हैं। मरीजों की सुरक्षा और हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। WHO का 2019 का एक आंकड़ा है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले हर 10 में से एक मरीज को देखभाल के दौरान किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचता है। ये तो वाकई डराने वाली बात है। बिल्कुल, यह आंकड़ा दिखाता है कि मरीजों की सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती है हमारे यहाँ, और इसके साथ ही हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां भी साफ दिखती हैं। नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1000 लोगों पर औसतन सिर्फ 1.4 अस्पताल बिस्तर उपलब्ध हैं। सिर्फ 1.4? हाँ, जबकि WHO का मानक कम से कम 3 बिस्तरों का है, यानी हम वैश्विक मानक से आधे से भी कम पर हैं। इसी तरह डॉक्टरों की उपलब्धता को देखें तो डॉक्टर जनसंख्या अनुपात करीब 1:1500 है, जबकि WHO का अनुशंसित मानक 1:1000 है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि हमारे पास न सिर्फ पर्याप्त बिस्तर हैं, बल्कि पर्याप्त डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी नहीं है, खासकर सरकारी व्यवस्था में। सरकार ने कुछ बड़े कदम तो उठाए हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना,
2018 का जिक्र है इसमें, जो करीब 10 करोड़ गरीब परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देने का लक्ष्य रखती है। और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2020 भी है। लेकिन इन योजनाओं के बावजूद जमीनी हकीकत क्या दिखती है, क्या असर हो रहा है? देखिए, योजनाएं अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं। एक बड़ी खाई तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में है। दूसरा बड़ा मुद्दा है लोगों द्वारा अपनी जेब से किया जाने वाला खर्च, जिसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, भारत में ये कुल स्वास्थ्य खर्च का लगभग 62% है। इसकी तुलना अगर हम विकसित देशों के संगठन OECD के औसत से करें, जो 20% से कम है, तो पता चलता है कि भारत में इलाज का बोझ आम आदमी पर कितना ज्यादा है। ये खर्च कई परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल देता है। तो इन बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए स्रोत क्या रास्ते सुझाते हैं? जाहिर है ये आसान नहीं होगा। स्रोत कुछ ठोस कदमों की ओर इशारा करते हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण, पब्लिक हेल्थ पर सरकारी खर्च बढ़ाना। लक्ष्य है कि इसे जीडीपी के मौजूदा स्तर, जो करीब 1.8% है, से बढ़ाकर 2025 तक 2.5% किया जाए। अच्छा। दूसरा, मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी अस्पतालों में, चाहे वो सरकारी हों या निजी, कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना और उनकी मॉनिटरिंग करना। और तीसरा, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को बढ़ावा देना, ताकि इलाज की निरंतरता बनी रहे और डेटा का बेहतर विश्लेषण हो सके। ये कदम मिलकर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ज्यादा मजबूत और कह सकते हैं जवाबदेह बना सकते हैं। तो स्वास्थ्य के बाद अब रुख करते हैं शासन और कानून से जुड़े कुछ और जटिल मुद्दों की ओर। एक मुद्दा जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, वो है संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और विधायिका के बीच का तनाव। ये एक क्लासिक बहस है शक्तियों के संतुलन की। स्रोत इस पे क्या कहते हैं? हाँ, ये तनाव कोई नया नहीं है और स्रोत इसके ऐतिहासिक संदर्भ को सामने रखते हैं। कुछ बेहद महत्वपूर्ण न्यायिक मामले इस बहस के केंद्र में रहे हैं, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 1973 का। इसने संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत दिया। हाँ, ये तो बहुत अहम मामला था। बिल्कुल। इसका मतलब है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके बुनियादी ढांचे को, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद वगैरह, को नहीं बदल सकती। फिर SR बॉम्बई बनाम भारत संघ का मामला आया 1994 में। इसने संघवाद को और मजबूती से मूल संरचना का हिस्सा माना और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की शक्तियों को सीमित किया। और हाल के सालों में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का मामला 2015 का, जिसे NJAC केस भी कहते हैं जी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को रद्द कर दिया और जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता को बरकरार रखा। ये मामले दिखाते हैं कि कैसे न्यायपालिका ने समय समय पर संविधान की व्याख्या करके अपनी भूमिका, कह सकते हैं, स्थापित की है। तो ये बहस किस दिशा में जा रही है? क्या ये न्यायिक सक्रियता है या न्यायिक अतिक्रमण? और ये संतुलन कैसे बने? यही मुख्य सवाल है। बहस अक्सर इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि क्या न्यायपालिका अपनी सीमा लांघकर विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल दे रही है, जिसे न्यायिक अतिक्रमण या जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है। हाँ। या वो सिर्फ संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रही है, जिसे न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। यहाँ शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत बहुत अहम हो जाता है। स्रोत समाधान के तौर पर कुछ सुझाव देते हैं, जैसे संसदीय समितियों को और मजबूत बनाना, ताकि कानून बनने से पहले उन पर गहन विचार विमर्श हो सके। और दूसरा, न्यायिक व्याख्या और विधायिका के कानून बनाने के अधिकार के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करने के लिए निरंतर संवाद और समझ की जरूरत। ये संतुलन साधना ही मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है। कानून से जुड़ा एक और बेहद संवेदनशील और चर्चित मुद्दा है IPC की धारा 498A का। हाँ, ये धारा 1983 में जोड़ी गई थी ताकि विवाहित महिलाओं को उनके पति या ससुराल वालों की क्रूरता से बचाया जा सके। लेकिन स्रोत बताते हैं कि इस कानून को लेकर एक तरह का विरोधाभास दिखता है। वो क्या है? विरोधाभास वाकई चिंताजनक है। एक तरफ ये कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है, खासकर घरेलू हिंसा के मामलों में। लेकिन दूसरी तरफ NCRB के 2021 के आंकड़े बताते हैं कि इस धारा के तहत दर्ज मामलों में सजा होने की दर, कन्विक्शन रेट, सिर्फ 14% के आसपास है। सिर्फ 14%? ये तो बहुत कम है।
हाँ, इतनी कम सजा दर कई सवाल खड़े करती है। इसके साथ ही इस कानून के दुरुपयोग की शिकायतें भी बड़े पैमाने पर सामने आई हैं। आरोप लगते हैं कि कई बार मामूली पारिवारिक झगड़ों में भी इस धारा का इस्तेमाल बदला लेने या दबाव बनाने के लिए किया जाता है। गिरफ्तारी कर लेती है। इससे निर्दोष व्यक्तियों और उनके परिवारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। अदालतों का रुख इस पर कैसा रहा है? क्या उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने या संतुलन बनाने की कोशिश की है? हाँ, अदालतों ने इस जटिल स्थिति को समझा है और समय समय पर अलग अलग निर्देश दिए हैं। राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जैसे कि शिकायतों की जांच के लिए हर जिले में पारिवारिक कल्याण समितियां बनाना और तत्काल गिरफ्तारी से बचना, ताकि दुरुपयोग कम हो। हाँ, ताकि कानून के दुरुपयोग को कम किया जा सके। हालांकि बाद में सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार बनाम भारत संघ मामले में 2018 में कोर्ट ने अपने पहले के कुछ निर्देशों को संशोधित किया और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और धारा 498 के मूल उद्देश्य को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। तो यहां भी अदालतों के सामने वही संतुलन बनाने की चुनौती है। स्रोत का निष्कर्ष यही है कि एक ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत है जिससे महिलाओं को वास्तविक सुरक्षा भी मिले और कानून का दुरुपयोग भी रुके। शायद पारिवारिक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन इसमें मददगार हो सकता है। इसी तरह की एक और सामाजिक कानूनी बहस जिसमें संतुलन साधना मुश्किल लगता है, वो है धार्मिक रूपांतरण को लेकर। ये भी अक्सर विवादों में रहता है। बिल्कुल, हमारा संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। मतलब वो किसी भी धर्म को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही ये अपने धर्म का पालन करने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की भी स्वतंत्रता देता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सीमा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेवरेंड स्टेनिस्लॉज बनाम मध्य प्रदेश राज्य के 1977 के ऐतिहासिक मामले में यह साफ कर दिया था कि धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता में किसी दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती, धोखे से या लालच देकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। अच्छा, ये डिस्टिंक्शन जरूरी है। हाँ, इसी पृष्ठभूमि में हाल के वर्षों में कई राज्यों ने, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं। इन कानूनों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मुख्य सवाल यह है कि स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से किए गए वास्तविक धर्म परिवर्तन और जबरदस्ती या लालच देकर करवाए गए धर्म परिवर्तन के बीच कानूनी तौर पर कैसे फर्क किया जाए। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल होगा तय करना। राष्ट्रीय स्तर पर समान दिशा निर्देश बनाने की जरूरत है और धर्मांतरण के सामाजिक आर्थिक कारणों जैसे गरीबी या भेदभाव को दूर करने के लिए सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। इन कानूनी और संवैधानिक बहसों के बीच स्रोत हमें भारत की अद्भुत विविधता की भी याद दिलाते हैं। राजगौंड जनजाति का जिक्र है। ये हमें देश की सांस्कृतिक जड़ों की ओर ले जाता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। राजगौंड मध्य भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के हिस्सों में रहते हैं ये लोग। उनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा है, गोंडी, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। हालांकि अब कई गोंड हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी बोलते हैं। उनकी कला, विशेषकर गोंड पेंटिंग, अपनी अनूठी शैली, रंगों और प्रकृति व लोक कथाओं के चित्रण के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। हाँ, गोंड पेंटिंग्स तो बहुत खूबसूरत होती हैं। बिल्कुल, उनका जीवन और आजीविका पारंपरिक रूप से जंगलों और कृषि पर निर्भर रही है। उनकी संस्कृति, प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव, उनके अपने देवी देवताओं में आस्था, जैसे हम जीववाद या एनिमिज्म भी कह सकते हैं, और उनके पारंपरिक संगीत व नृत्य रूपों से समृद्ध है। स्रोत में इनका उल्लेख इस बात को रेखांकित करता है कि भारत की ऐसी अनमोल जनजातीय कला, भाषा और सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और बढ़ावा देना कितना जरूरी है, खासकर जब आधुनिकीकरण और विकास का दबाव उनकी पारंपरिक जीवन शैली पर पड़ रहा है। यहाँ भी संस्कृति और विकास के बीच संतुलन का सवाल उठता है। चलिए, अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चलते हैं। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, इसे लागू हुए अब कुछ साल हो चुके हैं। स्रोत इसे जीएसटी 2.0 सुधारों की एक यात्रा के तौर पर देखते हैं। कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं, जैसे 2023 में मासिक जीएसटी कलेक्शन का 1.6 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करना। विश्व बैंक ने भी 2017 में इसके लागू होने पर इसे गुड एंड सिंपल टैक्स कहा था। क्या ये वाकई इतना गुड एंड सिंपल साबित हुआ है? देखिए, ये एक मिला जुला मामला है। इसमें कोई शक नहीं है कि जीएसटी ने भारत के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने में मदद की है। कई सारे अलग अलग टैक्स खत्म होकर एक टैक्स बन गया।
इससे टैक्स कंप्लायंस मतलब कर अनुपालन बढ़ा है और अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज करने में भी मदद मिली है। इसमें टेक्नोलॉजी, खासकर जीएसटी नेटवर्क GSTN प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिसने रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइलिंग तक सब कुछ डिजिटल कर दिया। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। पहली बात, भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशो यानी अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में टैक्स कलेक्शन अभी भी काफी कम है। 2022 में यह लगभग 11.7% था, जबकि OECD देशों का औसत लगभग 34% है। ओह, ये तो काफी बड़ा अंतर है। हाँ, इसका मतलब है कि हमारी टैक्स व्यवस्था अभी भी पूरी क्षमता से राजस्व नहीं जुटा पा रही है। और क्या दिक्कतें बताई गई हैं स्रोतों में? कुछ और प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे कुछ राज्यों ने जीएसटी लागू होने के बाद अपने राजस्व में कमी की शिकायत की है, जिसकी भरपाई के लिए केंद्र को मुआवजा देना पड़ा। जीएसटी की अलग अलग दरें, टैक्स स्लैब्स और उनमें बार बार होने वाले बदलावों से व्यवसायों, खासकर छोटे व्यापारियों को भ्रम और परेशानी होती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के नियम भी काफी जटिल हैं और उनमें धोखाधड़ी की गुंजाइश भी रहती है। समाधान के तौर पर स्रोत सुझाव देते हैं कि जीएसटी स्लैब को और रैशनलाइज किया जाए, शायद दरों की संख्या कम की जाए। जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और सभी राज्य शामिल हैं, में आम सहमति बनाने की प्रक्रिया को और मजबूत किया जाए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेटा एनालिटिक्स और AI के जरिए टैक्स चोरी को पकड़ने और अनुपालन को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाए। तो कह सकते हैं GST 2.0 की यात्रा अभी जारी है। अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक और दिलचस्प लेकिन थोड़ा पेचीदा पहलू है आउटवर्ड FDI, यानी भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में किया जाने वाला निवेश, और इसमें टैक्स हेवन देशों की भूमिका। स्रोत बताते हैं कि भारतीय कंपनियां इन रास्तों का इस्तेमाल कर रही हैं। इसका क्या मतलब है? क्या चिंताएं हैं? हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि मॉरिशस, सिंगापुर, केमन आइलैंड्स जैसे देश, जिन्हें अक्सर कम टैक्स या टैक्स हेवन माना जाता है, वो भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों में निवेश करने या अपनी सब्सिडरी स्थापित करने के प्रमुख रास्ते बन गए हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। टैक्स की बचत, नियमों में ढील या फंड को रूट करने की सुविधा। 2016 में जो पनामा पेपर्स लीक हुए थे, उनमें भी कई भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों की ऐसी ऑफशोर इकाइयों का खुलासा हुआ था, जिसने इस मुद्दे को और हवा दी। लेकिन क्या भारत सरकार इसे लेकर चिंतित नहीं है? क्या इसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, सरकार चिंतित है और उसने कई कदम उठाए भी हैं। उदाहरण के लिए भारत ने ट्रीटी शॉपिंग को रोकने के लिए 2016 में मॉरिशस के साथ अपनी दोहरे कराधान बचाव संधि DTA में महत्वपूर्ण संशोधन किए। अच्छा, अब मॉरिशस के रास्ते भारत में आने वाले निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। साथ ही भारत 2016 से ही OECD के बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग यानी BEPS फ्रेमवर्क का सक्रिय सदस्य है। BEPS का मकसद यही है कि मल्टीनेशनल कंपनियां कृत्रिम तरीकों से अपने मुनाफे को कम टैक्स वाले देशों में दिखाकर टैक्स देने से न बच सकें। तो मुख्य चिंताएं क्या है? मुख्य चिंताएं दो हैं। एक तो काले धन की राउंड ट्रिपिंग का खतरा, मतलब भारत से अवैध रूप से बाहर भेजा गया पैसा टैक्स हेवन के रास्ते वैध निवेश बनकर वापस आ जाए। और दूसरा, भारत के टैक्स बेस का क्षरण, यानी देश को मिलने वाले टैक्स राजस्व का नुकसान। इससे निपटने के लिए भारत ने 2017 में GAR यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स भी लागू किया है। ये टैक्स अधिकारियों को ऐसे सौदों को नकारने का अधिकार देता है जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ टैक्स बचाना हो। स्रोत GAR को और मजबूत करने और OECD के नेतृत्व में चल रहे वैश्विक प्रयासों जैसे ग्लोबल मिनिमम टैक्स में सक्रिय सहयोग के जरिए अधिक पारदर्शिता लाने पर जोर देते हैं। यहाँ भी राष्ट्रीय राजस्व और वैश्विक पूंजी प्रवाह के बीच संतुलन साधने की चुनौती है। और अंत में थोड़ी बात भारत और विश्व मंच के। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का जिक्र है। वैश्विक मानवाधिकार व्यवस्था में भारत की क्या भूमिका दिखती है? UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने वाली मुख्य संस्था है। वाह! इसमें 47 सदस्य देश होते हैं, जिन्हें UN जनरल असेंबली द्वारा भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। स्रोत बताते हैं कि भारत इस परिषद का कई बार सदस्य रहा है, जिसमें 2011-14, 2017-20 और वर्तमान 2022-24 का कार्यकाल शामिल है। यानी भारत इसमें काफी सक्रिय रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत वैश्विक मानवाधिकार चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है। लेकिन स्रोत भारत के रुख की जटिलता को भी दर्शाते हैं।
एक तरफ भारत मल्टीलेटरलिज्म और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक सिद्धांतों का समर्थन करता है, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी संप्रभुता और आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करता है। उदाहरण के लिए स्रोत बताते हैं कि भारत ने 2014 में श्रीलंका में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर लाए गए एक प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज किया था। अच्छा। हाँ, जिसमें उसने संप्रभुता और गैर हस्तक्षेप के सिद्धांतों का हवाला दिया था। इसी तरह भारत कश्मीर जैसे मुद्दों पर किसी भी बाहरी जांच या हस्तक्षेप को लगातार खारिज करता आया है। तो यहां भी वैश्विक मानवाधिकार मानकों और राष्ट्रीय हितों व संप्रभुता की रक्षा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास दिखता है। यूएनएचआरसी में भारत की भूमिका इसी संतुलन को दर्शाती है। तो आज हमने 17 सितंबर 2025 के द हिंदू एनालिसिस पर आधारित स्रोतों के जरिए कई अहम मुद्दों की गहराई में झांका। हमने देखा कि कैसे भारत एक तरफ हिमालय में अचानक आने वाली बाढ़ और स्वास्थ्य सेवा की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ संविधान की व्याख्या, धारा 498A जैसे सामाजिक कानूनों और धार्मिक रूपांतरण जैसे संवेदनशील मसलों पर जटिल बहसों से गुजर रहा है। हमने जीएसटी सुधारों की यात्रा, टैक्स हेवन के जरिए होते निवेश की पहेली, यूएनएचआरसी में भारत की भूमिका और राजगौंड जैसी समृद्ध जनजाति संस्कृति के संरक्षण की जरूरत को भी समझा। इन सभी चर्चाओं से एक बात साफ उभर कर आती है, भारत एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। शासन, विकास, सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाना, ये सब एक साथ चल रहा है। हर मुद्दे के अपने तथ्य हैं, अपनी गहरी चुनौतियां हैं और समाधान के लिए सुझाए गए रास्ते हैं जिन पर लगातार काम करने की जरूरत है। चाहे वो पर्यावरण और विकास का संतुलन हो, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था का, या फिर न्यायिक सक्रियता और विधायी अधिकार का, या राष्ट्रीय हित और वैश्विक जिम्मेदारियों का, तो एक केंद्रीय प्रश्न उभरता है जो शायद आज की चर्चा का सार भी है और भविष्य के लिए एक विचारणीय बिंदु भी। वो प्रश्न है, जैसे जैसे भारत आर्थिक रूप से और वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली बन रहा है, वो अपने आंतरिक सामाजिक ताने बाने की जटिलताओं, अपनी नाजुक पर्यावरणीय विरासत और अपने संवैधानिक मूल्यों के बीच जरूरी संतुलन को कैसे बनाए रखेगा और कैसे परिभाषित करेगा। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। शायद संतुलन की यही निरंतर खोज और उसे हासिल करने का प्रयास ही आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी चुनौती भी होगी और शायद सबसे बड़ा अवसर भी। इस पर सोचना वाकई जरूरी है। अगर ये एनालिसिस आपको यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं कल के हिंदू एनालिसिस में। धन्यवाद।